क्या कोई मंदिर इतना रहस्यमय हो सकता है कि उसके दरवाजे खोलने से लोग डरने लगे? क्या कोई इमारत सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि सवालों, कहानियों और अनसुलझे रहस्यों से बनी हो सकती है? ओडिशा के कोणार्क में खड़ा सूर्य मंदिर सदियों से पहेली बना हुआ है, क्योंकि यह सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि इतिहास, विज्ञान और पुरानी मान्यताओं के बीच खड़ा एक जीता जागता रहस्य है। एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके कुछ हिस्सों को अंग्रेज के दौर में रेत से भरकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में पुरानी कहानियां दावा करती हैं कि यहां पर कभी मूर्तियां हवा में तैरती थी। एक ऐसा मंदिर जिसकी पत्थरों पर उकेरी गई बनावट आज भी समय को माप सकती है। जितना भव्य मंदिर दिखता है उतने ही गहरे राज इस मंदिर के बताए जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह मंदिर जितना बाहर से दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा आज भी भीतर छिपा हुआ है। सालों से एक सवाल लोगों के मन में गूंज रहा है कि आखिर क्या था इस मंदिर के भीतर। इसके दरवाजों को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। क्या यह सचमुच गिरती हुई इमारत को बचाने का फैसला था, या फिर इतिहास के किसी पन्ने को बंद कर दिया गया जिसे दुनिया से छिपाना जरूरी था? क्या वे बंद हिस्से आज भी अपने भीतर सदियों पुरानी कहानियां समेटे बैठे हैं? कोणार्क का सूर्य मंदिर आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना सदियों पहले था। इसके हर पत्थर, हर नक्काशी और हर बंद दरवाजे के साथ एक नया सवाल जुड़ा है। शायद यही वजह है कि यह मंदिर सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि भारत के दिलचस्प रहस्यों में से एक बन चुका है। आज हम उसी रहस्य की परतों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कभी कभी सच दीवारों से नहीं सवालों के बीच छिपा होता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष जौहरी और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल। एक कदम अध्यात्म की ओर एक खास पेशकश लेकर फिर हाजिर हुआ हूं, खास आपके लिए। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मंदिर की जो अनेकों रहस्यों से भरा हुआ है। ना कि सिर्फ रहस्य से भरा हुआ है बल्कि उसमें रोमांच भी है, कई सवाल भी हैं और कई जवाब भी हैं। तो आइए आज इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं उस खास मंदिर से जिसका नाम है कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर को लेकर सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर क्यों भरनी पड़ी कोणार्क मंदिर के अंदर रेत। दरअसल साल 1903 में बंगाल के अंग्रेज गवर्नर जे बर्डल ने एक ऐसा हुक्म दिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कोणार्क मंदिर के जगमोहन यानी मुख्य हाल के चारों दरवाजों को हमेशा के लिए ईंटों से चुनवा दिया और पूरे अंदरूनी खाली हिस्से को ऊपर तक रेत और बालू से भर दिया। आज 123 साल बीत चुके हैं, लेकिन वह रेत आज भी वैसी ही मौजूद है। अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या अंग्रेजों ने मंदिर को बचाने के लिए ऐसा किया, या फिर अंदर कुछ ऐसा था जिसे वे दुनिया की नजरों से दूर रखना चाहते थे। अब आप सोचिए, एक ऐसा मंदिर जो कभी देवताओं के पूजा का केंद्र था आज अपने ही भीतर दफन होकर खड़ा है। अगर विज्ञान की नजर से देखें तो रेत भरना एक समझदारी भरा तरीका था। मंदिर की छत 200 फीट ज्यादा ऊंची थी और उसका भारी वजन दीवारों पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा था। रेत एक ऐसी चीज है जो चारों तरफ बराबर दबाव देती है, जिससे दीवारों को अंदर सहारा मिला।
अगर उस समय लोहे के खंभों का इस्तेमाल किया था तो समुद्र के किनारे की नमकीन हवा में तो जल्दी जंग खा जाते। रेत ने एक झटके सहने वाले ऐसे कुशन का काम किया जो मंदिर के ढांचे को समुद्री तूफानों और भूकंप के झटकों से बचाए रखता था। लेकिन रहस्य की बात यह है कि आज का पुरातत्व विभाग यानी एएसआई भी इस रेत को निकालने में सावधानी क्यों बरत रहा है। असल में 12,000 टन से अधिक रेत के सहारे खड़ी दीवारें अब रेत के ही संतुलन पर टिकी हैं। अगर सारी रेत निकाली गई तो वहां वैक्यूम बन सकता है और कोणार्क मंदिर ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। इसलिए बहुत ही बारीक धूल खींचने वाली मशीन और रोबोटिक कैमरों की मदद ली जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उस रेत के नीचे सिर्फ पत्थर है या इतिहास का कोई भूला हुआ अध्याय। ये रेत केवल पत्थरों की नहीं बल्कि उस समय के सबसे बड़े निर्माण के राज को अपने भीतर समेटे बैठी है। अब एक सवाल कि बिना सीमेंट के कोणार्क मंदिर के पत्थरों को जोड़ा कैसे गया, क्योंकि 800 साल पहले सीमेंट तो था नहीं और ना आज जैसी मशीनें। तब ओडिशा के तट पर पत्थरों का इतना विशाल रथ भला कैसे खड़ा हुआ। क्या पत्थरों को जोड़ने के लिए कोई जादुई लेप का इस्तेमाल किया गया? इसका जवाब किसी जादू में नहीं बल्कि लोहे के ताले आयरन लॉक सिस्टम में छुपा है। कारीगरों ने पत्थरों के बीच विशेष खांचे बनवाए और पिघला हुआ गर्म लोहा भर दिया गया। जब लोहा ठंडा हुआ तो उसने पत्थरों को एक दूसरे के साथ ऐसी मजबूती से जकड़ा कि वो ठोस चट्टान की तरह आपस में जुड़ गए। आज की आधुनिक मशीनों के बिना जिस ऊंचाई तक पत्थर पहुंचाना मुश्किल है वहां सदियों पहले इंसान ने किया तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता है। हालांकि यहां सवाल ये उठता है कि समुद्र किनारे की रेतीली जमीन पर इतना भारी वजन कैसे टिका है। क्या कोणार्क मंदिर की नींव समय के साथ धंस नहीं जानी चाहिए थी? इसके लिए पुराने समय के इंजीनियरों ने रेत की परतों और पत्थरों के खास ढलान का इस्तेमाल किया था। नींव में पत्थरों के बड़े स्लैब इस तरह से रखे गए कि वजन पूरी जमीन पर बराबर बराबर बट जाए। पत्थरों को हाथियों और नावों की मदद से सैकड़ों मील दूर से लाया गया था। पत्थरों की नक्काशी और उनकी फिटिंग इतनी सटीक है कि आज भी उनके बीच एक बाल भी नहीं गुजर सकता। यह निर्माण सिर्फ सुंदर बनावट नहीं बल्कि उस समय के कारीगरों के भरोसे की जीत थी। जानकारों का यह मानना है कि निर्माण के दौरान कोणार्क मंदिर के चारों ओर रेत के विशाल टीले या ढलान बनाए गए थे जिन पर चढ़कर भारी पत्थरों को ऊपर ले जाया जाता था। यह तरीका पिरामिडों के निर्माण से भी ज्यादा एडवांस था क्योंकि यहां पत्थरों के बीच का घर्षण यानी फ्रिक्शन और संतुलन पूरी तरह के गणित के हिसाब पर टिका था। यह साबित करता है कि 13वीं शताब्दी का भारत बड़ी इमारतें बनाने के मामले में दुनिया से सदियों से आगे चल रहा था। अब कोणार्क को लेकर सबसे अहम सवाल, क्या वाकई हवा में तैरती थी कोणार्क मंदिर की सूर्य प्रतिमा? देखिए, कोणार्क मंदिर से जुड़ी सबसे रोमांचक कहानी है वहां के 52 टन के शक्तिशाली चुंबक की। पुरानी कहानियों के अनुसार मंदिर के शिखर पर एक विशाल चुंबकीय पत्थर था और दीवारों में लोहे की प्लेटें थी जिस कारण भगवान सूर्य की मूर्ति हवा में बिना किसी आधार के लटकी रहती थी। पुर्तगाली नाविकों ने बताया कि यह चुंबक इतना ताकतवर था कि समुद्र से गुजरने वाले उनके जहाजों के कंपास खराब हो जाते थे और जहाज रास्ता भटक कर किनारे की चट्टान से टकराकर डूब जाते थे। अगर यह कहानी सच है तो दुनिया के सबसे पुराने चुंबकीय प्रयोग में से ये एक हो सकता है। यहां विज्ञान
और मान्यता के बीच बहस छिड़ी है कि क्या 52 टन का चुंबक संभव था। और आप कल्पना कीजिए, एक मूर्ति जो बिना सहारे हवा में रुकी, उस दृश्य ने लोगों पर कैसा असर डाला होगा। आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि पूरी तरह से मूर्ति का हवा में तैरना उस समय की तकनीक के हिसाब से बहुत कठिन था। हालांकि यह पूरी तरह मुमकिन भी था कि कोणार्क मंदिर में भारी मात्रा में इस्तेमाल की गई लोहे की कुंडी, तालों और पत्थरों की बनावट के लिए एक शक्तिशाली चुंबकीय असर बनाया गया हो। वह असर जो इतना मजबूत था कि न केवल मूर्ति को संतुलित किया, बल्कि मंदिर की पूरी इमारत को भी एक चुंबकीय जकड़न थी। और शायद यही रहस्य आज पूरी तरह अभी भी खत्म नहीं हुआ है। चुंबक हटाने से मंदिर के ढहने की बात एक मशहूर कहानी है, लेकिन चुंबक का रहस्य आज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। सवाल यह है कि क्या यह चुंबक समुद्र की गहराइयों में आज भी मौजूद है। कई स्थानीय नाविकों का यह दावा है कि आज भी तट के पास उनके इलेक्ट्रॉनिक सामान में अजीबोगरीब गड़बड़ी पाई जाती है। कोणार्क को लेकर एक और सवाल जो लोगों के मन में आता है वह यह है कि कोणार्क मंदिर के पत्थर के पहिए समय कैसे बताते हैं। कोणार्क मंदिर में 24 पहिए केवल सजावट नहीं, बल्कि ग्रहों की और तारों की चाल समझने वाली एक एडवांस मशीन है। मंदिर को इस तरह से बनाया गया कि यह एक विशाल रथ की तरह दिखे, जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या ये पहिए आज भी समय बता सकते हैं? जवाब है हाँ, यह पहिए सनडायल के रूप में काम करते हैं। पहिए की 8 मुख्तलियां दिन के 8 पहर को दर्शाती हैं। अगर आप पहिए के केंद्र पर अपनी उंगली छाया देखेंगे तो आप सूरज की स्थिति के अनुसार मिनट और सेकंड तक का बिल्कुल सही समय आज भी निकाल सकते हैं। यानी जब दुनिया समय को अपने लिए धातु और मशीनों पर निर्भर थी, तब भारत ने समय को पत्थरों में तराश दिया। यहां एक और वैज्ञानिक सवाल उठता है कि घोड़ों का मतलब क्या था। आज के विज्ञान ने बहुत बाद में बताया कि सूर्य की रोशनी 7 रंगों में बनी होती है, लेकिन कोणार्क मंदिर के कारीगरों ने 800 साल पहले ही 7 घोड़ों के जरिए इशारा दे दिया था। अब सवाल ये कि क्या ये सिर्फ कला है या पुराने विज्ञान का कोई छिपा हुआ संदेश। पहियों के बीच की बारीक नक्काशी केवल सुंदरता नहीं, बल्कि समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का एक गणित का तरीका है। इन पहियों की नक्काशी में 30 छोटे दाने होते हैं, जो हर घंटे के तीसरे हिस्से को बताते हैं। यही सटीकता उस समय के अंतरिक्ष की समझ, जो कि एस्ट्रोनॉमी होती है, उसे दिखाती है। यह साबित करता है कि पुराने भारत के पास समय और ब्रह्मांड की गति को मापने की ऐसी अद्भुत समझ थी, जिसे दुनिया आज धीरे धीरे समझ पा रही है। अब सवाल कि आखिर कोणार्क मंदिर के विनाश के पीछे कौन था। कोणार्क मंदिर के खंडर होने के पीछे लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या दैवीय प्रकोप या श्राप से हुआ था। इतिहासकार बताते हैं कि विनाश कोई एक पल नहीं था। 16वीं शताब्दी में बंगाल के सुल्तान सेनापति काला पहाड़ ने ओडिशा के कई मंदिरों पर हमला किया। कोणार्क को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ जब इंसान ने अपनी सबसे खूबसूरत रचनाओं को खुद ही बर्बाद कर दिया। मंदिर के पुजारियों ने भगवान सूर्य की मुख्य मूर्ति को बचाने के लिए वहां से हटाकर उसको रेत में छिपा दिया, जिसे बाद में पुरी के मंदिर में सुरक्षित रख दिया गया। लेकिन क्या सिर्फ हमला वजह थी, या समुद्र के करीब होने के चलते नमकीन हवाओं ने पत्थरों को धीरे धीरे कमजोर किया, इस भव्य इमारत की जड़ों को हिला दिया।
खारे पानी की नमी पत्थरों के छोटे छोटे छेदों में घुसकर अंदर से गलाती रही। पूजा बंद होने के बाद सदियों तक मंदिर लावारिस पड़ा रहा और उसके आसपास घने जंगल उगाए और कोणार्क मंदिर भी शायद उसी दर्दनाक सूची का हिस्सा बन गया। पुरानी किताबों के अनुसार जब मंदिर का मुख्य ऊपरी हिस्सा टूटा तो मंदिर की शक्ति भी समाप्त हो गई। चुंबक के हटने वाली कहानी और हो सकती है, लेकिन बाहरी हमलों और कुदरत की मार ने इस मंदिर को धीरे धीरे इतिहास के अंधेरे पन्नों में धकेल दिया। अब सवाल कि यूनेस्को और नई तकनीक क्या बचा पाएगी कोणार्क को। कोणार्क की भव्यता को देखते हुए इसे दुनिया की अनमोल धरोहर घोषित किया गया। आज के इस दौर में इसके रहस्यों को सुलझाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। हाल के वर्षों में एएसआई विभाग ने मंदिर का 3D लेजर स्कैन करवाया। इस तकनीक से मंदिर के एक एक पत्थर के डिजिटल फोटो तैयार की गई। आज लेजर तकनीक उन दीवारों के पार झांक रही है जिन्हें सदियों तक कोई नहीं देख पाया। रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर के अंदरूनी हिस्सों में कुछ ऐसी दरारें मिली हैं जो बाहर से नहीं देखी जा सकती। यह हमें स्कैनिंग के जरिए समझा रही हैं कि 1903 में भरी गई रेत आज दीवारों पर जितना दबाव डाल रही है। यह मंदिर सिर्फ भारत की चीज नहीं बल्कि मानव सभ्यता के लिए खुली किताब है। हर नई रिपोर्ट के साथ एक नया सवाल जन्म ले रहा है। अगर हम 2026 तक कोणार्क मंदिर के बंद हिस्सों को खोलने की बात कर रहे हैं तो ये डिजिटल डेटा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। ये तकनीक हमें रास्ता दिखाएगी जिससे हम बिना मंदिर को नुकसान पहुंचाए 123 साल पुराने राज को देख सकेंगे। वैज्ञानिक अब रोबोटिक कैमरों के जरिए रेत के अंदर की मैपिंग कर रहे हैं। क्या यहां कोई ऐसी गुप्त सुरंग है जो सीधे समुद्र तक जाती है? क्या प्राचीन मंदिर के वह अवशेष बचे हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया तरस रही है? अगर इसे नहीं बचाया गया तो हम सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि पूर्वजों का ज्ञान खो देंगे। जी हां, कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि उस समय की गवाही है जिसने समय, विज्ञान और आस्था को एक रथ में जोड़ा है। शायद इसके बंद दरवाजे अब भी वही कहानी समेटे बैठे हैं और इंसान आज भी समझने की कोशिश में, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े रहस्य इतिहास की किताबों में नहीं, हमारी अपनी पुरानी धरोहरों में भी छिपे होते हैं। ये कहानी सिर्फ कोणार्क मंदिर की नहीं, ये कहानी है उन तमाम प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ी मान्यताओं की जो आज भी कहीं ना कहीं हमें ये बताते हैं कि हमारा विज्ञान आज के विज्ञान से कहीं ऊपर था। भले ही हम आज भी 2026 में कोणार्क मंदिर के रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं भूलना होगा उन तमाम वैज्ञानिक कारणों को भी जिनकी वजह से आज भी कोणार्क मंदिर अपना इतिहास बनाए हुए। आध्यात्मिक दर्पण द्वारा कोणार्क मंदिर की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो आध्यात्मिक दर्पण को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आध्यात्मिक दर्पण आपका हृदय से आभार व्यक्त करता है। अगले पड़ाव पर फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होऊंगा, कुछ नए रहस्यों और रोमांच से भरी हुई। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।